बैठिए भाई, बैठिए बैठिए। चलिए, लास्ट टर्न पे क्या किया था? चलिए, अपन सबसे पहली चीज यहां पे जो शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। देखो, मैक्सिमम सवाल जो डीएनए ब्लॉक के अंदर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो आज तक आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, और इसके अलावा कहा जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा जो सवाल आज तक पूछा गया है। इसके अलावा कन्फ्यूग्रेशन के ऊपर पूछा गया है, और तो और अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर पूछा गया है। 5 ऐसे मेजर सेगमेंट रहे हैं जहां से हमेशा से एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित होता रहा है। और अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, तो पीडी और जीडी हमेशा दिमाग में रखिए, पीडी और जीडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीडी और जीडी को मेंशन किया गया है, जीडी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पीडी एग्जाम्पलर के अंदर दिया गया है, इसलिए वो दोनों जो होते हैं वो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। चैप्टर का सीक्वेंस थोड़ा उल्टा होगा। थोड़ा उल्टा इसलिए होगा, इंपॉर्टेंस वाइज पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे चीजें। अगर मैं बात करूं कि पीछे की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल आइसोलेटेड है, बहुत ज्यादा आपको पीछे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले बता दूं। और लगभग लगभग 3 लेक्चर लगेंगे इसके अंदर, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि संडे के पहले इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ढंग से एक एक बात को समझिएगा। इसमें 2 कोड मैं आपको दूंगा, वो 2 कोड आपको ऐसा लगेगा कि आपका 50% से ऊपर सवाल प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4 का निकलवा देता है। पहला कोड होता है मैप जीपी। बोलो, नहीं सुनाई दिया? मैप जीपी, बोलो बोलो। और दूसरा होगा डीसी बॉय। अब उसके रेफरेंस में आप चेंज कर सकते हो, सवाल जैसे आएगा वैसे वैसे चेंज करते चले जाओगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सुनिएगा जरा गौर से। एक शब्द है क्या? डीसी बॉय। क्या है? बोलो जल्दी, डीसी बॉय। और एक कौन सा है? मैप जीपी। अब जरा गौर से सुनना, यहां पे मैप जीपी का मतलब क्या होता है, सुनना ढंग से। देखो, डी का मतलब है डाइक्रोमेट। डी का मतलब क्या है? डाइक्रोमेट, यानी Cr2O7-2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। ठीक है, और उसके बाद सी का मतलब क्या होता है? क्रोमेट। क्या मतलब होता है? क्रोमेट। CrO4-2। एक क्रोमियम दिख रहा है तो क्रोमेट बोलते हैं, 2 क्रोमियम दिख रहा है तो डाइक्रोमेट। डीसी, डाइक्रोमेट से क्रोमेट आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मीडियम रखना पड़ेगा आपको, बी यानी बेसिक। कैसा मीडियम रखना पड़ेगा? बेसिक। मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। यानी अगर किसी भी डाइक्रोमेट को लेके आप बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? किसके अंदर? क्रोमेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेट। अगर हम बात करें कि मान लीजिए क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने की कभी नौबत आ गई, तो आप रिवर्स कर दीजिए मीडियम को। अगर आप बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना रहे हैं, तो मैं पूछूं क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना हो तो कौन सा मीडियम लोगे? एसिडिक ले लोगे। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, सुनना, अब बात आती है ओ का मतलब क्या है। बेटा ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। किस कलर का होता है? ऑरेंज। और ऑरेंज से किस कलर में कन्वर्ट होता है? येलो। किस कलर में कन्वर्ट होता है? येलो। येलो येलो डर्टी फेलो। समझ रहा हो मेरी बात को? तो अगर हम बात करें डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज से येलो में। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा एक बात बताओ, मुझे क्रोमेट दे दिया गया। क्या दे दिया गया? क्रोमेट। क्रोमेट से मुझे क्या बनाना है? मान लो डाइक्रोमेट। क्या बनाना है? बोलो जल्दी, डाइक्रोमेट। तो एक बात तो मीडियम अब कैसा रखना पड़ेगा? कैसा मीडियम रखना पड़ेगा? एसिडिक, यानी कि कैडो। समझ रहा हो मेरी बात को? अब कैडो का मतलब क्या हो गया? ये येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑरेंज में। समझ रहा हो मेरी बात को? तो ये 2 शब्द हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? तो पहला है डीसी बॉय, और दूसरा कौन सा है? कैडो। अब ये अपने आप में 2 ये शब्द आप याद रखिए बार बार, आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरी बात सुनिए,
एक बात बताइए, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 7 दूना 14 में से 2 हटा दो, -2 है तो 2 हटा दो, बचा कितना? 12। 12 और क्रोमियम कितने दिख रहे हैं? यानी एक क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा? +6 का चार्ज आएगा। अब जरा गौर से देखना, यहां पे चार्ज कैसा आएगा? +6। कैसा चार्ज आएगा बोलो जल्दी? +6। अच्छा एक बात तो, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है? कितना है? -2। कितने हटाने हैं आपको इसमें से? -2 हटा देना, मतलब 4 दूना 8। 8 में से कितना हटा दोगे? तो एक बात तो, ये क्रोमियम कितने में है? क्या एक बात बताओ, +6 से +6 में ही रहा कि नहीं रहा? क्या मीडियम के अंदर चेंज करने पे मैंने अगर मान लो डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट किया, तो क्या यहां पे किसी भी तरह की रेडॉक्स रिएक्शन हुई? कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ? नहीं हुआ। यानी कि अगर हम बात करें, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि अगर आपको डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट करना है या क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू जस्ट मेंटेन अ प्रॉपर पीएच। एनसीईआरटी माता रानी की लाइन कि डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट और क्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट बाय जस्ट मेंटेनिंग द प्रॉपर पीएच। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो सवाल कैसे कैसे बनाएगा। पीएच 7 से ज्यादा हुआ तो एक बात मुझे बताओ कि मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक। और बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल है, क्रोमेट या डाइक्रोमेट? यही लगता है लोगों को। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम आपसे बात करें, यहां पे जरा गौर से देखना कि एक कौन सा है डाइक्रोमेट और एक कौन सा है क्रोमेट। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्रोमेट कहां रिएक्टिव बन रहा है? कौन से मीडियम में रिएक्टिव बन रहा है? बेसिक या एसिडिक? एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बोलो जल्दी? डाइक्रोमेट में। और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? क्रोमेट। अब जरा गौर से यहां पे समझना कि अगर मैं बात करूं पीएच 7 से ऊपर ले जाऊं, मुझे दे दिया गया एक कंपाउंड Na2Cr2O7 और कहा गया मैं पीएच 7 के बियॉन्ड ले जाता हूं, Na2Cr2O7। Cr2 मतलब डाइक्रोमेट या क्रोमेट? Na2Cr2O7 को पीएच 7 के बियॉन्ड ले जाऊंगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी NaCrO4 बना लेगा, Na2CrO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? Na2CrO4। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो पीएच अगर 7 के कम रखा मैंने, तो बताओ क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। अब आ जाते हैं मैप जीपी। तो मैप जीपी क्या होता है? तो देखो मैप का मतलब होता है, एम का मतलब है मैग्नेट। क्या है बोलो जल्दी? मैग्नेट। अब मैग्नेट होता है MnO4-। क्या होता है बोलो जल्दी? MnO4-। अगर मैंने कहा मैप को, अगर मान लो एम को मैंने किस में कन्वर्ट किया, कौन सा मीडियम दिया बोलो जल्दी? एसिडिक। कौन सा मीडियम दिया? एसिडिक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर मैग्नेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर मैग्नेट। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि पर मैग्नेट को अगर मुझे कौन सा मीडियम देना पड़ेगा मैग्नेट में कन्वर्ट करें? कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम। यानी कि अगर आपको किसको कन्वर्ट करना है? पर मैग्नेट को कन्वर्ट करना है, पर मैग्नेट को मैग्नेट के अंदर, तो अब मीडियम कैसा लेना पड़ेगा बताओ? बेसिक। अच्छा एक बात तो, मैग्नेट किस कलर का है? ग्रीन। और पर मैग्नेट किस कलर का है? पर्पल। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि पर्पल से अगर मुझे सॉल्यूशन ग्रीन की तरफ ले जाना है तो मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक या एसिडिक? पर्पल से अगर मुझे ग्रीन की तरफ ले जाना है तो मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। और अगर मुझे ग्रीन सॉल्यूशन से पर्पल सॉल्यूशन की तरफ आना है तो एसिडिक। अब मैं तुमको एक चीज दिखा देता हूं, यहां पे मैं लेके आया हूं दोनों के दोनों, K2Cr2O7 और KMnO4। नाम नहीं दिखाता हूं, बस तुमको वैसे डाल के दिखाता हूं। ठीक है। अब इसके बारे में लिखा गया, इसके बारे में एनसीईआरटी में 2 बात बड़ी तरीके से लिखी गई है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त इट हैज इंटेंस कलर। इंटेंस कलर के बारे में उसने जिक्र किया है। अब मान लो मैंने थोड़ा सा ले लिया, क्या अब तुम ही बताना क्या है ये एग्जैक्टली? है ए, फिर वही बात है, उड़ाक भाग जाऊंगा अभी। ढंग से सुन लो। अब बताया जा रहा है थोड़ा सा वो करने के लिए, तो देख लो बस विजुअलाइजेशन के लिए। इंटेंस कलर वैसी एनसीईआरटी ने शब्द छाप रखा है। यहाँ पे देखो, अब कहोगे कि सर ये तो ट्रांसपेरेंट है। चाचा इसको मैंने डाइल्यूट बहुत ज्यादा कर दिया है इसलिए ट्रांसपेरेंट है। अभी झोंको उसके अंदर, तो अब तुम्हारे ही बैच में सारा डाल दूंगा तो और बैचेस में काम मिलेगा, बहुत महंगा आता है। सुनो यहाँ पे, अगर हम बात करें, ये कौन सा है? आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, अब बताओ कौन सा है ये? डाइक्रोमेट या क्रोमेट? डाइक्रोमेट। अब अगर कहा जाए ना, एनसीईआरटी ने एक और बात लिखी है। क्या बात लिखी है? कि ब्लैक कलर का होता है कौन? ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है। पहले मैं क्रिस्टल दिखा देता हूं। क्रिस्टल तो क्या चीज? अच्छा रुको,
अब ऐसे तो भेजा नहीं जा सकता, रुको इधर ही दिखाते हैं। ये देखना, थोड़ा सा ही डाला है। तो ये क्या है बोलो? अभी देखो, अभी कैसा दिख रहा है? ब्लैक कलर का दिख रहा है ना? थोड़ा सा जमीन पे गिराओगे तो पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा। पर्पल दिखा? वैसे डार्क कलर का होता है, डार्क कलर का ओरिजिनल फॉर्म में देखोगे तो डार्क कलर है। ओरिजिनल फॉर्म में अगर मैं तुमको लेके दिखाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा फेंक रहा हूं, कैच कर लेना। पक्का? हाँ पर्पल हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है? ये देखो, ये अगर वैसे वैसे कैमरे पे थोड़ा बहुत दिखा सकता हूं मैं। किस कलर का वैसे क्रिस्टल दिख रहा है? क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, ये तुम्हारा क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है। इसको बनाया कैसे गया है? पता है क्या किया गया? दरअसल इस क्रिस्टल को बनाया कैसे जाता है? आपको क्या जाता है, आपको एगो पानी वाले सॉल्यूशन में आपने क्या किया, इसको मिला दिया। मिलाने के बाद आप हीट करते जाओ, 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 जब तक हीट करो जब तक कि पूरा पानी ना उड़ जाए। और पानी उड़ने के बाद जो नीचे जो परत बनेगी ना, वहां से खुरचने को मिठाई मिलती है तुम्हारे पटना में। पता है कि नहीं पता है? कहा? अच्छा अच्छा, कहा पटना में रहते हो? अगर मैं तुमसे बात करूं, देखना ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। देखने में तो ब्लैक कलर लग रहा है, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही डालोगे, ये किस कलर का तुम्हें दिखाई देगा? पर्पल कलर का। तो पर्पल कलर का जो है वो कौन सा है आपका, बोलिए जल्दी? पर मैग्नेट। अब पर मैग्नेट कौन होता है? KMnO4। जबकि K2MnO4 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और यहाँ पे ढंग से सुनो। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात करता हूं, ढंग से देखना, कि अगर मुझे डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो ये किस कलर का है? ऑरेंज। और डाइक्रोमेट कौन सा है? तो डाइक्रोमेट ये वाला है, डाइक्रोमेट ये वाला है, ठीक है। तो डाइक्रोमेट से अगर आपको क्रोमेट बनाना है तो ये कौन सा मीडियम आपको डालना पड़ेगा? बेसिक। अगर मैं कोई एसिड ले लूं, जैसे कि कल लेके आऊंगा HNO3, उसमें दिखाऊंगा कि जैसे अगर हम बात करें कोई एसिड ले लेते हैं तो ये येलो से किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑरेंज, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पर मैग्नेट का, तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। अब पर्पल देखना है तो यहाँ पे ऐसे देखो, एक आध दो ठो बूंद दिख रहा होगा, ठीक है, वो पर्पल। वैसे दिखेगा ब्लैक कलर का है, नहीं है ब्लैक कलर का। अब ऐसे देखो, अभी दिखाई दे देगा थोड़ा। ये किस कलर में है? पर्पल। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है इसके बारे में, एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो कहता है कि इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसका क्रिस्टल किस कलर का होता है? तो ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का दिखता है, लेकिन जैसे उसको सॉल्यूशन में डालोगे वो किस कलर का दिखने लगा? पर्पल। तो अगर हम बात करें डीसी बॉय, यानी कि डाई क्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना है, मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। ऑरेंज से येलो कन्वर्ट हो जाएगा। सवाल दे दिया कि मान लो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, तो कहना है क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो मीडियम कैसा रखो? एसिडिक। कैसा रखो बोलो जल्दी? एसिडिक। और अब ये किस में कन्वर्ट होगा? येलो से ऑरेंज। और अगर हम बात करें मैप जीपी, यहां पे सुनना, मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? पर मैग्नेट। जिसमें किस कलर का होता है? ये किस कलर का होता है? ग्रीन। किस कलर का होता है? ग्रीन। और ये किस कलर का होता है? पर्पल। अब अलग अलग तरह के सवाल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे बात करूं, पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है इनके ऊपर, वो ये पूछा जा सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाई। अब इस बात को समझना है आपको। तो ये देखिए, Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम, ये बात मैंने आपको बता दी थी। कहां बताई थी? अगर आप जाके देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पढ़ाते वक्त, तो जब भी सवाल पूछेगा मैं आपको बता देता हूं, तीन ही ऑप्शन पे वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पूछेगा। या तो MnO42 माइनस पे पूछेगा, या तो Cu प्लस पे पूछेगा, या तो Cl2 पे पूछेगा। Cu+1 की जो जर्नी है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। एनीवे, पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे सुनना, दरअसल क्या होता है कि ऑरेंज कलर से येलो कलर मुझे बनाना है, यानी डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, तो मुझे मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? बेसिक। और अगर मुझे येलो से ऑरेंज बनाना है, यानी कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, तो मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? एसिडिक। अब बात आती है, मैग्नेट आयन जो है, मैग्नेट आयन, ये कौन से मीडियम में बन रहा है? बेसिक मीडियम में। यानी यहां ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये बताओ, क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? मैग्नेट आयन, मैग्नेट 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 आयन अनस्टेबल या स्टेबल? अरे भैया, स्टेबल नहीं होता तो बेसिक मीडियम में बनता क्यों? अगर ये स्टेबल कौन से मीडियम में? और अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, क्या होता है? उतना ही अनस्टेबल होता है। तो सुनना जरा गौर से, सवाल क्या पूछा जाता है। दरअसल अगर हम बात करें यहां पे MnO4-2 को लेके, आप मीडियम कैसा पकड़ाते हो? एसिडिक।
तो एक बात तो, ये रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है? इस मीडियम में रिएक्टिव है। और चूंकि अगर हम बात करें ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए यहां पे बनता क्या है, एक तो बनता है MnO4 माइनस। अब इस माइनस को पूरा करने के लिए आप यहां Na प्लस लगा दो, आप यहां K प्लस लगा दो, आप यहां कोई भी केटायन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा KMnO4, यहां 2 माइनस है तो K2MnO4 बन जाएगा, या Na2MnO4 बन जाएगा, या आप कोई भी केटायन जोड़ लीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा जरा गौर से, MnO4 बनता है और साथ में क्या बनता है, अगर हम आपसे बात करें तो MnO2 बनता है। क्या बनता है? MnO2। एनसीईआरटी ने इस बात का भी साक्ष्य दिया है। अगर मैं आपसे बात करता हूं ढंग से देखो कि पहले मैग्नेट कितने में था, तो 4 दूना 8, 8 में से कितना गायब कर दो, 2, बचा कितना, 6, यानी Mn पहले कितने में था, 6 में। अब बताओ कितने में जा चुका है, 4 दूना 8, 8 में से कितना गायब करो, 1, बचा कितना, बोलो जल्दी, +7। और यहां पे अगर हम बात करें तो 2 दूना 4, 4 में से अगर हम बात करें यहां पे कितना चार्ज आया, +4। यानी कि अगर मैग्नेट आयन को रिएक्टिव बनाना है, क्या बोला मैंने, मैग्नेट आयन को रिएक्टिव बनाना है तो मीडियम कौन सा रहना पड़ेगा। अगर आतंकवादी की तरह उससे काम करवाना चाहते हो, वैसे भी बताऊंगा कि बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव बनाता है Mn2O7 जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं। एनीवे वो बात की बात है। अभी सुनो, अगर मैंने इसके साथ मीडियम कैसा ले लिया, एसिडिक, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जा रहा है, +4 में, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, +7। AK47 से याद रख सकते हो, किससे याद रख सकते हो, AK47 कि अगर हम बात करें कि मैग्नेट आयन की, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैग्नेट आयन, मैग्नेट और पर मैग्नेट, तो पर मैग्नेट किसमें स्टेबल है, एसिडिक में, और मैग्नेट किसमें स्टेबल है, बेसिक में, तभी तो वो बेसिक मीडियम करने पे वो बन रहा है। और अगर हम बात करें कि पर मैग्नेट की बात करते हैं तो ये कौन से मीडियम में बन रहा है, एसिडिक, ठीक है। आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, मैग्नेट कौन सा है, पर मैग्नेट कौन सा है। अगर -2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट, और अगर वो पर मैग्नेट है मतलब कि, अच्छा याद रखने का, कलर, कलर अक्सर हम भूल जाते हैं, पर मैग्नेट, पी से पर्पल, पी से पर मैग्नेट, समझ रहे हो मेरी बात को, पी से पर्पल, पी से पर मैग्नेट। अब सुनना जरा गौर से, अगर आपको मैग्नेट आयन को रिएक्टिव बनाना है तो मीडियम कौन सा लेना पड़ेगा, एसिडिक, क्योंकि अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया, क्या ले लिया बोलो जल्दी, बेसिक मीडियम, कौन सा मीडियम ले लिया, बेसिक मीडियम। इसको मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूं, अगर मैंने कौन सा मीडियम ले लिया बोलो जल्दी, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिव। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम अगर आप लोगे तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल। अच्छा एक बात तो, मैग्नेट पहले कितने में था, +6 में था, +6 से +7 में गया, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, प्लस का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहा जाता है, अब प्लस का घटना क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। तो पहले कितने में था भाई अपना, अभी कितने में है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, +6 में पहले था, अभी कितने में है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्या मैग्नेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट करता है या नहीं करता है। तो याद रखिएगा सबसे पहला सवाल यही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाय। तो क्या अगर यहां पे कौन सा आयन दिया गया बताइए फटाफट, अगर हम बात करें तो ये मैग्नेट है या पर मैग्नेट है, तो मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, AK47 की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, AK47, बोले तो +4 में भी जाएगा और किस में जाएगा, +7 में भी, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। Cu इन एक्वस मीडियम, अब इसके साथ क्या होता है, दरअसल अगर मैं आपसे बात करूं तो Cu+ कितने में है, आप मुझे ये बताइए, +1 में है, +1 का मतलब 4s का इलेक्ट्रॉन इसका गायब है, खैर हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, इसी चैप्टर में आगे आएगा अभी। अगर हम बात करें Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम, आपको पता है कि Cl2 को वाटर के साथ ट्रीट करो या फिर किसी बेसिक मीडियम में डाल दो तो वहां पे क्या बनता है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या बना लेता है, एक तो बनाएगा HCl और एक क्या बना लेता है, HOCl, क्या बना लेता है, HOCl। अब देखो OH कितने में बन रहा है, तो OH बन रहा है -1, तो Cl कितने में चला गया, +1। अच्छा यहाँ H कितने में आएगा, +1, तो Cl कितने में चला गया, -1। अब Cl2 होता कितने में है, 0 में, तो अगर हम बात करें 0 से एक +1 में जा रहा है, 0 से एक -1 में जा रहा है, तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला सवाल जो एग्जामिनर का अट्रैक्ट होगा वो यहां से अट्रैक्ट होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे इनके सवाल पूछेगा कि हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाय, तो मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम में डालोगे AK47 बनेगा,
कॉपर भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। एक्चुअल में ये कैसे करता है मैं ये बता देता हूं, अभी बस लिख दे रहा हूं, आगे चल के बताऊंगा। ये जो होता है ना, दो सीयू ले लेते हैं, एक सीयू कितने में चला जाता है, 0 में, और एक सीयू कितने में चला जाता है, +2 में। यानी +1 से ये कितने में आ रहा है, 0 में भी आ रहा है, और +1 से कितने में आ रहा है, +2 में भी। ये आगे का डिस्कशन होगा। दरअसल कैसे होता है मैं अगर आपसे बताऊं, देखो दो सीयू रहते हैं, एक सीयू प्लस है और एक सीयू प्लस है। इसने किया क्या, इसने कुछ नहीं किया। एक सीयू ने कहा कि भैया देखो तुम एक काम करो, तुम हमसे एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। क्या करके चले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। उसने बोला मेरा फायदा क्या होगा, बोला अगर तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेते हो तो देखो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा Cu+2, हाँ या ना, और तुम क्या बन जाओगे बोलो जल्दी, Cu0। क्या बन जाओगे बोलो जल्दी, Cu0। अब सुनना, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जैसे ही Cu+2 बना, अब ये सब जो भी ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ते हो सब पानी के अंदर पढ़ते हो। अब पानी को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा क्या चाहिए, एक तो साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ये स्टेबल हो जाएगा मीडियम के अंदर। इसीलिए Cu जो होता है ये 0 में भी जाएगा और किस में जाएगा, +2 में भी जाएगा। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाई, तो मैग्नेट आयन यस, Cu+ आयन यस, अगर हम बात करें Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम यस, Br2 विथ वाटर, Br2 विथ वाटर, Br2 विथ वाटर। जैसे कि मैंने एक सवाल और कराया था, मैं अभी लिख देता हूं यहां पे। सवाल क्या था सुनिएगा जरा गौर से। सवाल ये था भाई कि which of the following will oxidize water, which of the following will oxidize water, इनमें से कौन पानी को ऑक्सीडाइज करेगा, which of the following will oxidize water, इनमें से कोई सवाल मत छोड़ना, सब अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगहों पे लिखे गए। पहला ऑप्शन उसने आपको दिया, पहला ऑप्शन दिया मेरे भाई F2 दिया, क्या दिया बोलो जल्दी, F2। दूसरा ऑप्शन उसने क्या दे दिया आपको, Cl2 दे दिया, क्या दे दिया बोलो जल्दी, Cl2। तीसरा ऑप्शन उसने क्या दे दिया, Br2, और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, I2। अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बताता हूं, F2 वो स्पीसीज है जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा देता है। क्या करता है, पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा देता है। लेयर टेस्ट के अंदर F2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे नहीं यूज किया जाता। आपको पता है ऑक्सीडेशन का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा F2 होता है, देन कौन होता है, Cl2, देन कौन होता है, Br2, देन कौन होता है, I2। लॉजिक जो है, लॉजिक पीरियोडिक टेबल में बता दिया था, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ये ऑर्डर याद रहना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए। तो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग कौन है एजेंट, F2, उसके बाद कौन है, Cl2, उसके बाद कौन है, Br2, उसके बाद I2। इसीलिए तो एनसीईआरटी ने लिखा कि बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप F2 को नहीं यूज करते हो, आप F2 को यूज ही नहीं करते हो, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए। क्यों भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पानी के अंदर देखा जाता है। कहां देखा जाता है, पानी के अंदर देखा जाता है। और पानी के साथ जैसे ही F2 को ट्रीट कराओगे, जैसे ही पानी के साथ लेके आप किसको ट्रीट कराओगे, H2O को, पता है क्या करेगा, ये वाटर का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो छीन लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपका O2 में, और खुद क्या बन जाएगा, HF। यानी पता चला कि जिस मीडियम के अंदर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराने जा रहे थे वो मीडियम में साफ कर दिया। आप कराओ ऑक्सीडेशन, कहां कराओगे, फूफा घर ले जा कराओगे, नहीं करा सकते, समझ रहे हो। इसीलिए बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा, इतना तगड़ा कि पता चलता है वही गायब कर देता है, मीडियम को ही साफ कर देता है पूरी तरीके से। इस वजह से बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप F2 को यूज नहीं करते हो। तो सर Cl2 और Br2 को, हाँ Cl2 और Br2 को यूज किया जाता है। इसीलिए रेडॉक्स के चैप्टर में जाके ये बात लिखी हुई है कि लेयर टेस्ट के दौरान आप F2 बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी आप उसे नहीं यूज कर रहे हो। आप किसे यूज कर रहे हो, Cl2 और Br2 को। क्यों, क्योंकि पता चला अगर आपने F2 डाला मीडियम के अंदर तो जहां आप टेस्ट कराने वाले हो जिस मीडियम के अंदर, पता चला वो मीडियम ही साफ कर देगा। ऐसे समझिए ना, साइंटिस्ट लैब के अंदर घुसा, पता चला साइंटिस्ट ही जल के राख हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। मतलब ऑक्सीडाइजिंग तो छोड़ो, इसका Cl2 के साथ वहां पे डार्क DSL BSL हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ोगे, रिएक्शन होती है इसकी, डार्क सनलाइट, ब्राइट सनलाइट, कहां रिएक्शन कराई जानी चाहिए, उस पर नहीं जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि F2 को जिस मीडियम के अंदर रिएक्शन कराते हो ना, पता चलता है उसी मीडियम को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे करता है इस बात को भी समझिए। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, ढंग से देखिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, कितना चार्ज है, नेगेटिव, एक आजू वाले की वजह से एक बाजू वाले। अब देखना होगा क्या, अब अगर मैं बात करूं इसका नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आजू में और एक इलेक्ट्रॉन बाजू में।
अब यहां पे देखना एक इलेक्ट्रॉन आजू में और एक इलेक्ट्रॉन बाजू में। अब देखना होता क्या है दरअसल, अगर मैं तुमसे बात करूं तो जैसे ही आप F2 को लेके जाओगे, F2 क्या करेगा? अगर मैं आपसे बात करता हूं एक F ये रहा, एक F ये रहा। अब देखो होता क्या है कि F को इलेक्ट्रॉन खाना बड़ा पसंद है, इलेक्ट्रॉन खाना बड़ा पसंद है, तो यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन लगे थे, एक इलेक्ट्रॉन आजू वाले फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बाजू वाले फ्लोरीन का। अरे हाँ ना बोलो भाई, दो फ्लोरीन थे, एक आजू वाले का इलेक्ट्रॉन लगा, एक बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन लगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसने बोला क्या चलो मित्ते अपना काम शुरू करते हैं। तो काम कैसे शुरू करेंगे? पहले ही F टूटा, ठीक है, F टूटा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। अब ये लोग करते क्या है, तो ये लोग सीधा पानी के पास जाते हैं और धीरे से उसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। अब जैसे ही इस भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन छीना, तुम सोच के बताओ ये क्या बना? F माइनस बना या नहीं बना, ये मुझे बताओ। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? तो अब इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं दो। कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? दो। अब देखना दूसरा वाला फ्लोरीन क्या करेगा, तो दूसरा वाला फ्लोरीन भी मेरे भाई यहां से जाएगा और यहां से जाने के बाद से यहां से किसको उड़ा देगा? एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा देगा। यानी कि यहां पे क्या बन गया? 2 मोल F माइनस बन गया, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दरअसल एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ ये फेनोमेना नहीं हो रही है, दो पानी के मॉलिक्यूल यहां पे लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल आजू में बनेगा और एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कहां बनेगा? बाजू में। और ये दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके अब ये क्या रिलीज कर देंगे? O2। और ये F माइनस था, F माइनस क्या ट्रैप कर लेगा? H प्लस को ट्रैप कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 इज नॉट यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेयर टेस्ट। व्हाई? क्योंकि जिस मीडियम के अंदर आप ऑक्सीडेशन कराने वाले हो उस मीडियम को ही ये साफ कर देगा। बात करते हैं Cl2 और Br2 की। क्लास 12th P ब्लॉक में ये रिएक्शन लिखी गई। क्या लिखी गई कि अगर जब हम बात करते हैं Cl2 और Br2 को, इसको पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? तो Cl2 और Br2 के अंदर जब हम पानी को डालते हैं, पहले H2O के अंदर देख लो, इतना सुस्त आदमी है ना, कहता है कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन खाने, है ना, मेरी इतनी औकात है कि मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले पाऊं। तो पता क्या चलता है कि यहां पे तो ये रिएक्शन नहीं होती है। अब बात आती है कि Cl2 और Br2 को डालोगे तो क्या बनेगा? HX बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा? HOX बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर Cl हुआ तो Cl, Br हुआ तो Br। तो याद रखिएगा यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन, X की जगह कौन हो सकता है मैक्सिमम? क्लोरीन या ब्रोमीन। तो याद रखिएगा HOX में यहां HOCl बनेगा, HOBr में HOBr बनेगा। अच्छा OH माइनस बनता है, आप लोगों को बहुत तरीके से पता है, -1 में अगर ये है तो X कितने में चला जाएगा? +1 में। अच्छा यहां पे देखो H कितने में रहता है? +1 में, तो X कितने में चला जाएगा? -1 में। पहले ये लोग कितने में थे? 0 में, 0 में, 0 से +1 में भी जा रहे हैं, 0 से -1 में भी जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अगर आप Cl2 और Br2 को पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डिसप्रपोर्शनेट। क्या हो जाते हैं? बोलो जल्दी। डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसप्रपोर्शनेट। ठीक है, ये हो जाते हैं डिसप्रपोर्शनेट। यानी ये दोनों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। I2 कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। F2 क्या करेगा? पानी को यानी मीडियम को ही साफ कर देगा और क्या रिलीज करवा देगा? O2। जो पानी से ऑक्सीजन बना दे उसे हम फ्लोरीन कहते हैं। इसीलिए F2 को यूज नहीं किया जाता। ऑक्सीडाइजिंग पावर की ऑर्डर क्या होती है? सवाल बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप? F2Cl2 I2Br2, F2Br2 Cl2 I2, F2Cl2 Br2 I2, F2I2 Cl2 Br2। आंसर क्या हो जाएगा? F2Cl2 Br2 I2। तो ये ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। फिर लेयर टेस्ट में कनेक्ट करेगा इस बात को, अगर और डिप जाना चाहेगा तो वो क्या कनेक्ट करेगा कि बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द F2 इन द टेस्ट ऑफ लेयर? तो आंसर क्या होगा? रक्षत परत परीक्षण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो उसके अंदर F2 को आप उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? तो आंसर ये है कि भैया देखो F2 क्या कर रहा है? F2 मीडियम को ही साफ कर दे रहा है, नहीं यूज कर सकते, वो मीडियम से ही क्या जनरेट कर देगा? O2 जनरेट कर देगा, ठीक है। एनीवे हम बात करते हैं इस सवाल पे, Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम। अगर हम बात करें पानी तो पानी,
अल्कालाइन मीडियम भी दे दिया ना तो याद रखना Cl2 डिस्प्रपोर्शनेट होता है। हमको ये तो याद रहता है कि पानी में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो किसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेट होता है, अल्कालाइन मीडियम। और ये सवाल अगर इसका आंसर देखना, आप पीरियोडिक टेबल का नोट्स खोलना और उसमें देखना अल्कालाइन मीडियम का मैंने प्रॉपर जिक्र किया है कि NaOH डालते ही ऐसा क्या हो गया। NaOH डालते ही कि सर यहां पे तो नहीं होना चाहिए, आप तो वाटर के अंदर बता रहे हैं, फिर NaOH में क्या हो जाता है। अरे भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां पढ़ रहे हो तुम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके अंदर पढ़ रहे हो, पानी के अंदर ना। और पानी के अंदर फिर अल्कालाइन मीडियम क्रिएट करोगे। अल्कालाइन मीडियम का क्या मतलब है, सूखा मीडियम नहीं, कैसा मीडियम, डाइल्यूटेड मीडियम। किसको लेके डाइल्यूट किया है, पानी को लेके। तो वहां पे अल्कालाइन मीडियम के अंदर भी पानी है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहला सवाल यहां से बनेगा। दूसरा सवाल ये बनेगा, बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने लेयर टेस्ट के अंदर F2 को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो क्या कर देता है, पानी को ही ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या जनरेट कर देता है, O2। जो पानी से ऑक्सीजन निकलवा दे उसे क्या कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं। ये लाइन लिख लेना, जो पानी से ऑक्सीजन निकलवा दे, एकमात्र ऐसा है जो पानी से भी ऑक्सीजन जनरेट करवा देता है। तो जो पानी से ऑक्सीजन जनरेट करवा दे उसे हम क्या कहते हैं, बोलो जल्दी, फ्लोरीन कहते हैं। तो सबसे पहली बात अपनी ये होती है। अब आइए दूसरी चीज पे आते हैं। अब दूसरे सवाल इनके ऊपर पूछे जाएंगे। देखो ये क्या है, मैग्नेट आयन, और ये पैरा, यहां पे अगर हम बात करें पर मैग्नेट, सुनना जरा गौर से। मैग्नेट का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज हैं, 2। कितने चार्ज हैं, 2। अब सुनना जरा गौर से, Mn अगर हम यहां पे बात करते हैं तो सुनिएगा जरा गौर से, क्या Mn के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। ऑब्वियस है होगा, कैसे होगा सर, Mn का एटॉमिक नंबर बताना कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा, Ar, सबसे पहले Ar बनेगा ना, Ar बनेगा पक्का, ठीक है। Ar बनेगा, आगे क्या बनेगा, 3d5 4s2, यही बनेगा या नहीं बनेगा, तभी ये कितना नंबर आएगा, 18 2 20 5 25। अब सुनना जरा गौर से, Mn यहां कितने में दिख रहा है, तो -2 इसकी वजह से, -2 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से, मतलब ये कितने में बैठा हुआ है, +6 में। +6 का मतलब क्या हुआ कि आप मुझे बताइए यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, कितने टोटल, 7। यानी डी के अंदर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये मुझे बताओ। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3d1। यानी डी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अरे होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल यहीं से बनाएगा, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया गया, ढंग से देखना। देखो होता क्या है, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो सुनो यहां पे, क्या ये डी का इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ओ का इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, हाँ या ना, इसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। अच्छा, यहां पे मैग्नेट आयन की हम अगर बात करते हैं, टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट आयन होता है, सुनना जरा गौर से। यहां पे Mn का कंफ्यूग्रेशन, अगेन एटॉमिक नंबर 25, कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा, Ar, आगे क्या बनेगा बोलो जल्दी, 3d5 4s2 बनेगा या नहीं बनेगा। आप यहां पे देखिए Mn कितने में है, 2 2 4 2 6 और 1 7, +7 होने का मतलब क्या हुआ, अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 0 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो Mn का एटॉमिक नंबर है 25, कंफ्यूग्रेशन बन गया Ar, आगे क्या बन गया, 3d1 या 3d0, 3d0। क्या इसके पास डी का इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नहीं है, लेकिन खाली डी ऑर्बिटल है या नहीं है। तो खाली डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, ये बताओ। सिर्फ ले सकता है, क्या कर सकता है, ले सकता है। तो यहां पे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। चूंकि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, लीगेंड। अच्छा, Mn क्या है, मेटल। तो लीगेंड से मेटल में क्या हो रहा है ये बताना जरा, चार्ज का ट्रांसफर। क्या हो रहा है बोलो जल्दी, चार्ज का ट्रांसफर। सवाल क्या बनाएगा कि भैया देखो ये क्या हो रहा है आपका, ये पर्पल है और ये कैसा है, ग्रीन है। अब इसके ऊपर पहला सवाल, दोनों टेट्राहेड्रल हैं, दोनों टेट्राहेड्रल है। पहला सवाल क्या बनाएगा, पहला सवाल आपसे ये बनाएगा, वो यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो पहला सवाल ये बनाएगा, which of the following ions exhibit dd transition and paramagnetism as well। अब देखो वो तुमको क्या देगा, CrO4 2-, Cr2O7 2-, MnO4 2- और MnO4-। अब सवाल उसने पहला यही बना लिया। सवाल उसने क्या बनाया, पहला अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला उसने ये बनाया सवाल कि पहला सवाल उसका ये है कि भैया बताइए इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट dd ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल एज।
डी ट्रांजिशन के लिए डी में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। पहला क्या बोला मैंने, डी ट्रांजिशन के लिए डी में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। तो यहां पे देखो, एक बात मुझे सोच के बताओ, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मैग्नेट आयन के पास या पर मैग्नेट के पास? यानी कि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, पैरा। और यहां पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, डाया। तो अगला सवाल इसके डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म पे पूछेगा। तो एक बात कहिए, दोनों में पैरामैग्नेटिक कौन हुआ, पहले तो ये मुझे बताइए, कौन सा हुआ ना। अब दूसरी बात सुनना, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, दूसरा सवाल मेरा ये है कि भाई एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, डी ट्रांजिशन नहीं। आप मुझे बताइए डी इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है दोनों के अंदर, कहां पे दिख रहा है, मैग्नेट या पर मैग्नेट? यानी कि डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या शो करेगा, डी ट्रांजिशन। समझ रहे हो, डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या शो करेगा, डी ट्रांजिशन। वो शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? यानी कि पहला सवाल आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डी ट्रांजिशन, इनमें से कौन सा डी ट्रांजिशन दिखाएगा और कौन सा दिखाएगा पैरामैग्नेटिज्म, कौन सा दिखाएगा पैरामैग्नेटिज्म। अब बताइए, मैं पहला और दूसरा छोड़िए, पहला और दूसरा भी एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे। अभी आंसर क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। यानी कि ये कैसा है, बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक एंड इट इज कलर्ड ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। समझ रहे हो मेरी बात को, ये कलर्ड है लेकिन किसकी वजह से है, कलर्ड ड्यू टू एलएमसीटी। समझ रहे हो मेरी बात को, या फिर चार्ज ट्रांसफर। एक्चुअल में चार्ज 3 वजहों से आता है, एलएमसीटी, एमएमसीटी, डी ट्रांजिशन। किसकी वजह से आता है, एलएमसीटी, एमएमसीटी, डी ट्रांजिशन। तो अगर आपसे बात करता हूं, यहां पे डी ट्रांजिशन उसने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, डी ट्रांजिशन। तो ये भी कलर्ड होता है लेकिन किसकी वजह से होता है, एलएमसीटी। अच्छा, इसको और किस भाषा में लिख सकता है, तो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ये भी दे सकता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अगर लिख दे इसका मतलब वो एलएमसीटी की ही बात कर रहा है। एलएमसीटी का मतलब लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलो, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या फिर वो सिंपली लिख सकता है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब लीगेंड क्या होता है, हर वो स्पीसीज जो ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी वो इनऑर्गेनिक में आके लीगेंड कही जाएगी। हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाएगी उसे लीगेंड बोलेंगे। हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर कैपेबल है देने में उसे हम लीगेंड बोलेंगे। और ऑर्गेनिक में जाके आप क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल ही लीगेंड है और लीगेंड ही न्यूक्लियोफाइल है। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो याद रखिएगा कि जो लीगेंड होते हैं इनऑर्गेनिक में, वही ऑर्गेनिक में जाके आपके क्या बनते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल किसे कहा जाएगा, हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाती है। क्या करके बॉन्ड बनाती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाती है। और दुनिया का हर न्यूक्लियोफाइल बेस भी होता है, दुनिया का हर न्यूक्लियोफाइल बेस भी होता है। क्या बोला मैंने, दुनिया का हर न्यूक्लियोफाइल बेस भी होता है। अगर वो H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर वो H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, अगर वो H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। H+ को छोड़ के पूरी केमिस्ट्री में किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। मतलब दुनिया का हर न्यूक्लियोफाइल बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वही लीगेंड है। समझ रहे हो मेरी बात को, बस ऑर्गेनिक में हो तो तुमको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इनऑर्गेनिक में टपक पड़े तो हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, लीगेंड। क्या बोलना शुरू कर देंगे, लीगेंड। कॉपी की छत पे एक बात लिख सकते हैं आप लोग, काम करेगी बहुत ज्यादा आपकी। दुनिया का हर न्यूक्लियोफाइल बेस भी होता है। दुनिया का हर एनायन लिखो, हर एनायन, दुनिया का हर एनायन बेस भी होता है, और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। दुनिया का हर एनायन बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। दुनिया का हर एनायन बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर वो H+ के साथ बॉन्ड बनाए, अगर वो H+ के साथ बॉन्ड बनाए
तो उसे हम बेस कहते हैं, तो उसे हम बेस कहते हैं, तो उसे हम बेस कहते हैं, तो उसे हम बेस कहते हैं। H प्लस को छोड़कर, H प्लस को छोड़कर, H प्लस को छोड़कर वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए, वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए, वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए, तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, 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 तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो ऑर्गेनिक में, अगला लाइन, जो ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल है, जो ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल है, जो ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल है, वही इनऑर्गेनिक में लीगेंड है। जो ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल है, जो ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल है, वही इनऑर्गेनिक में लीगेंड है, वही ऑर्गेनिक में लीगेंड है, इनऑर्गेनिक में, सॉरी, वही इनऑर्गेनिक में लीगेंड है। अब ये भी लिख लेना, न्यूक्लियोफाइल स्लैश लीगेंड। अब ये क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर, न्यूक्लियोफाइल स्लैश लीगेंड पहले लिख लो और उसमें लिखो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाती है, 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 उसे हम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए उसे न्यूक्लियोफाइल, जो लेकर बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो? तो जो देकर बॉन्ड बनाती है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा मतलब थोड़ा सा बेसिक ज्ञान। अब सुनो जरा गौर से, मैंने क्या बोला था? एक लाइन बोली थी, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? जनरली, सामान्यतः, नॉट ऑलवेज। सीआर की हम बात करते हैं। एक बात बताओ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर मुझे बताना जरा, कितना होता है? कितना होता है? 24। कन्फ्यूग्रेशन क्या बनता है? AR। आगे बोलो क्या बनेगा? 3D5 4S1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा, कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। उसके अंदर वाले में कितने हैं? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन AR के बाद कितने हैं? 6। अगर मान लो यहां पे अगर हम बात करते हैं, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन बैठे हुए हैं? 4 दूना 8 में से कितना हटा दिया आपने? 2। बचा कितना? यानी कि अभी क्रोमेट में बताया था ये कितने में होता है? +6। अभी बताया था ऊपर आपको कि क्रोमेट जो होता है वो कितने में होता है? बोलो जल्दी। +6। और डाई क्रोमेट भी कितने में होता है? अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि यहां से आपने सारे इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या इसके पास एक भी, अब बताओ इसका कंफ्यूग्रेशन क्या दिखेगा? Cr+6 का कंफ्यूग्रेशन यहां पे क्या दिखेगा? AR। और आगे क्या दिखेगा? बोलो जल्दी। 3D0। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो अब इसमें सवाल क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। अब एक बात बताओ, ना तो D के अंदर इलेक्ट्रॉन है और ना ही अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब है नहीं तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन कहां से शो करेगा? शो कर पाएगा? कभी नहीं शो कर पाएगा। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर MnO4 2-। यानी कि सवाल ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डीडी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। तो आंसर क्या चला जाएगा? बोलो जल्दी। मैग्नेट आयन। क्या चला जाएगा? मैग्नेट आयन। अब हम अगर आगे बात करते हैं, देखिएगा एक लाइन लिखी गई है, पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स द डार्क पर्पल। पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स द डार्क पर्पल, फॉर्म्स द डार्क पर्पल, ऑलमोस्ट ब्लैक। ब्लैक कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टल के फॉर्म में अगर आप इसको उठा के देखोगे तो किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का। अगर अगली लाइन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? विच इज आइसोस्ट्रक्चरल टू दोज ऑफ KClO4। कैसे है सर ये बताइए। तो देखिए यहां पे क्या होता है, ये रहा Cl, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा डबल बॉन्ड O। कितने ऑक्सीजन है? टोटल 4। एक K की वजह से प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा आपका? O-, और बचे हुए ऑक्सीजन क्या बना लेंगे?
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका फोटो ढंग से देखो, इसका फोटो ढंग से देखो, और आप मुझे एक बात बताओ, इसका फोटो देख के बताओ, इसका वाला। तो क्या आपको पर मैग्नेट का जब स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहां डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब जब यहां पे देखोगे तो क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एक O पे क्या दिखेगा, माइनस। तो पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स डार्क पर्पल कब, जब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तब। कब बोलो जल्दी, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तब। ऑलमोस्ट ब्लैक किसकी बात कर रहा है, ये क्रिस्टल की बात कर रहा है। मतलब कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। विच इज आइसोस्ट्रक्चरल टू दोज ऑफ KClO4। तो कैसे आइसोस्ट्रक्चरल है, तो आइसोस्ट्रक्चरल आप फोटो कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पे आइसोस्ट्रक्चरल कौन होता है कौन नहीं होता है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे कुछ बातें लिखी गई हैं। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल होता है या p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है। विथ d ऑर्बिटल ऑफ व्हाट, मैग्नीज। किसकी बात कर रहा है, मैग्नीज। द ग्रीन मैग्नेट is paramagnetic because of one unpaired electron, but the paramagnetic is paramagnet is diamagnetic due to absence of unpaired electron। तो ये एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया। अगली बात, KMnO4 के बारे में लिखता है, इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। क्या, द इंटेंस कलर। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इंटेंस कलर एंड इट्स डायामैग्नेटिज्म किसकी वजह से है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। असर्शन रीजन का सवाल यहीं से निकाल लेगा वो, असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड सवाल वो आराम से निकाल लेगा। आगे देखना, along with temperature dependent weak paramagnetism। सिंपल सी बात है कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर से बियॉन्ड जाएंगे तो वहां पे अनपेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आसान हो जाएगा, और अनपेयरिंग आ गई मतलब पैरामैग्नेटिज्म आ गया। लेकिन वो कैसा होगा, वीक होगा। वीक पैरामैग्नेटिज्म लिखने का मतलब क्या है, वीक पैरामैग्नेटिज्म लिखने का मतलब ये, एक तो वो K2MnO4 को आपको स्टेटिफाई कर रहा है, और दूसरा ये कह रहा है कि अब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आप जैसे ही हीट करेंगे, हीट करने पे आप अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अनपेयरिंग आ जाएगी। इसी वजह से हम उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, पैरामैग्नेटिज्म। हालांकि उसके बाद लिखती है, दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज बियॉन्ड आवर प्रेजेंट स्कोप। मतलब आज अभी हमारे समय के अनुसार हमें यह पढ़ना जरूरी नहीं है उतना, ठीक है। एनीवे, अगर हम बात करते हैं सवाल के बारे में, सवाल आया, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू। अब देखो पहला क्या दिया, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन ही यूज किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, विथ d ऑर्बिटल ऑफ क्या बोल रहा है, मैग्नीज। क्या पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, दूसरा आया, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, गलत है। आगे, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है। आगे क्या लिखता है, p ऑर्बिटल। अब ये वाला जो उसने लिख दिया ना, ये वाला जो लिख दिया वो गलत लिख दिया, p ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, d ऑर्बिटल। अगर हम आगे बात करें, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ, अब देखो यहां पे क्या लिखता है, d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। क्या d ऑर्बिटल होता है ऑक्सीजन के पास, सोच के बताओ, नहीं होता है। तो आंसर करेक्ट क्या चला जाएगा, ये बताओ, पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज 6। इनमें से कहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगा। अब देखो उसने क्या किया है, ये तुमको क्या दे दिया है, ये बताओ मुझे, MnO4 माइनस दे दिया, यहां पे ये क्या हो गया, पर मैग्नेट। अब पर मैग्नेट कैसा होता है बताना जरा, +7 में होता है। कैसा होता है, +7 में। MnO2 कितने में होता है, +4 में होता है। अगर हम बात करें KMnO4 वही दे रहा है, तो ये कितने में है, +7। अब ये कैसा होता है, बोलो जल्दी, किस कलर का होता है, ग्रीन। किस कलर का होता है, ग्रीन। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये कितने में होता है, +6। तो आंसर क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, पहले मैग्नेट और पर मैग्नेट, और दूसरा अगर हम बात करें तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। देखो इन दोनों की एक खूबी होती है, क्रोमेट आयन जो होता है ये भी टेट्राहेड्रल है, और इसमें अगर देखोगे तो ये भी टेट्राहेड्रल है। एक यूनिट ये रही और एक यूनिट ये रही। अब सुनना जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, क्रोमेट आयन है और ये कौन सा है, बोलो जल्दी, डाइक्रोमेट आयन है।
अब सुनना, यहां पे अगर मैं तुमसे तरीके से बात करता हूं कि क्रोमेट भी टेट्राहेड्रल है, डाइक्रोमेट भी टेट्राहेड्रल है, उसके अंदर टेट्राहेड्रल की कितनी यूनिट है? 2। अब पहला सवाल अगर मैं बात करूं तो यहां से एंगल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें, ये सीआरओ का बॉन्ड लेंथ कितना दिया गया है? 179 पिकोमीटर, और अगर यहां पे हम बात करें तो 163 पिकोमीटर। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, इसी के ऊपर आपसे पहला सवाल बना लेगा। वो पहला सवाल क्या बना लेगा? हाँ, सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एनायंस ऑल XOX बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। पहला आंसर दिया CrO4 2-, दूसरा क्या दिया उसने? Cr2O7 -2, तीसरा क्या दिया? MnO4-, और यहां पे दे दिया MnO4 2-। अब आप मुझे बताइए कि स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस कहां दिखाया गया है, आप मुझे बताइए। तो यहां से ये पहला सवाल आपसे यही बना लेगा कि भाई एक का बॉन्ड लेंथ कितना है? 163 पिकोमीटर, और दूसरे का कितना है? 179 पिकोमीटर। सवाल उसने बनाया कि ये भी ऑक्सीजन आयन है, वो भी ऑक्सीजन आयन है, वो भी ऑक्सीजन आयन था, वो भी ऑक्सीजन आयन था। कौन? मैग्नेट और पर मैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। लेकिन इनमें ये बताइए XO बॉन्ड लेंथ कहां सिमिलर नहीं होगी? तो ब्रिज वाले की लेंथ बड़ी है और अगर टर्मिनल वाले की बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो यहां पे अगर हम बात करें आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। Cr2O7 2-, Cr2O7 -2। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, एनसीईआरटी क्या लिखती है? द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन दैट इज CrO4 2- एंड डाइक्रोमेट आयन दैट इज Cr2O7 2- आर शोन बिलो द, अब शोन बिलो मतलब शोन अबव, ठीक है, मतलब पिछली स्लाइड पे है ना। द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल। क्या लिखा उसने? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा उसने? क्रोमेट आयन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। वेयर एज क्या लिखता है? डाइक्रोमेट आयन। क्या लिखता है? बोलो जल्दी। डाइक्रोमेट आयन। क्या लिखता है? डाइक्रोमेट आयन। वेयर एज डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? 2 tetrahedral sharing one corner with the CrO-CR bond angle of 126 degree। यानी ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एंगल के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, क्रोमेट भी टेट्राहेड्रल है, डाइक्रोमेट भी टेट्राहेड्रल है। एंगल कितना है डाइक्रोमेट के अंदर? 126 डिग्री। क्या बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल है? तो जवाब है नहीं इक्वल है। ठीक है, अगर वो तुमसे ये भी रीजन पूछ लेता है कि MnO4- के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, उसका रीजन बताइए, तो आपको आंसर क्या बोलना है? बोलो जल्दी। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। वहां पे जो सिंगल दिख रहा है वो सिंगल नहीं होता है, वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? डबल। और बहुत सारे रेजोनेटिंग फिनोमेना है जिनकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैग्नेट के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है? हाँ इक्वल है। पर मैग्नेट के अंदर? हाँ इक्वल है। अगर हम बात करें क्रोमेट के अंदर? हाँ इक्वल है। डाइक्रोमेट के अंदर नहीं इक्वल है। एंगल कितना पाया जाता है? 126 डिग्री। लेंथ कितनी है? 163। किसकी? टर्मिनल वाले की। और 179 पिकोमीटर किसकी है? सेंट्रल वाले की। तो याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी ने बड़ा क्लियर लिखा है। तो पहले मैग्नेट क्या है, पर मैग्नेट क्या है, क्रोमेट क्या है, डाइक्रोमेट क्या है। क्या मैग्नेट आयन पानी में डालने पे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा? पानी छोड़ो भाई, एसिडिक मीडियम दो, 47 बन के निकलेगा। 47 का मतलब क्या हो गया? MnO2, और क्या हो गया? MnO4-। समझ रहे हो मेरी बात को? MnO2 एंड MnO4-। अब आते हैं इनके ऊपर, लेकिन इन सारी बातों पे आने से पहले, जैसे एक सवाल दिया, क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स क्या होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए। अब देखो, अब यहां पे इस सवाल को बड़े आसानी से कर लोगे। क्या लिखा हुआ है? डाइक्रोमेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? क्रोमेट। कौन से मीडियम में? बेसिक। बेसिक का मतलब यानी कि एक्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, एक्स के बारे में, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना रहा है, एक्स के बारे में पूछ रहा है। मीडियम कैसा होगा? OH-। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कौन से कलर से कौन से कलर में ये कन्वर्ट होगा? डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, बेसिक मीडियम में किस कलर से? ऑरेंज से येलो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम बात करें तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई? OH। H दिया गया है, ये आंसर नहीं हो सकता। H2O2 दिया गया है, नहीं हो सकता। ये और ये हो सकते हैं, आप देख रहे हैं इन दोनों में। अब दूसरा क्या बोलता है? क्रोमेट को मैं डाइक्रोमेट में पटक रहा हूं। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? तो अब मीडियम कैसा होना चाहिए? क्रोमेट को मैं डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्रोमेट को मैं डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। किस कलर से? येलो कलर से ऑरेंज कलर में। तो अब मुझे बताइए कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट जब बनेगा तो मीडियम कैसा चाहिए? बोलो ना भाई, H+ चाहिए। और यहां पे Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो जल्दी। H+। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। समझ रहा हो? तो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है या डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना है। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ?
अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एनायंस ऑल एक्सो बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। तो आंसर हो जाएगा आपका Cr2O7, और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, Cr2O7 को X मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, CrO4 X की मतलब क्या हो गई, बेसिक मीडियम। अच्छा, वो ये सवाल हटा के वो पता है क्या और पुट कर सकता है, वो पीएच पे आ सकता है। पीएच वो पूछ सकता है कि मोर देन 7 चाहिए कहां पे, पीएच मोर देन 7 अगर दे देता और पीएच क्या लिख देता, लेस देन 7, यानी कि अब मुझे बताइए कि पीएच मोर देन 7 और पीएच लेस देन 7 ये किसके लिए, ये किसकी वैल्यू, एक्स या वाई, एक्स, मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक, समझ रहे हो। और अगर पीएच लेस देन अगर 7 लिख दिया यानी कि ये क्या हो गया, वाई, यानी कि ये कैसा हो गया बोलो जल्दी, एसिडिक। अच्छा, वो सवाल और भी पुट कर सकता है, NaOH डाल दिया, एसिड डाल दिया, अब बताओ कहां पे कन्वर्ट होगा, NaOH HCl डाल दिया, या उठा लिया NaOH, मैं एक जगह KOH लूंगा और मैं दूसरी जगह क्या लूंगा बोलो जल्दी, HI लूंगा, अब बताओ कहां पे ये रिएक्शन होगा, तो X की जगह क्या लिखोगे, KOH, और Y की जगह क्या लिखोगे आप, HI, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सब, हाँ क्या चीज, डाइक्रोमेट से क्रोमेट कहां लिखा है, हाँ पानी के अंदर मीडियम लेना पड़ेगा, पानी के अंदर स्पेसिफिकली नहीं होगा, पानी के अंदर मीडियम लेना पड़ेगा, एक्वस अल्कालाइन मीडियम लोगे, एक्वस अल्कली मीडियम, ठीक है। एक्वस वर्ड का मतलब सिर्फ पानी के अंदर नहीं, पानी के अंदर सिर्फ हो सकता है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और वो मैग्नेट के लिए लिखा होगा। और एक्वस अल्कालाइन या एक्वस अल्कली या एक्वस एसिडिक मीडियम, कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर आप जब पढ़ते हैं तो उसके लिए मैंने कहा तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लो, बिना पानी के हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो F2 एक बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो मीडियमों में साफ कर देता है, समझ रहे हो। मतलब ऐसा इंसान है, कहता है कि जिस रिएक्शन, वो मतलब ऐसे समझो ना, कहता है ऐसा रिएजेंट हूं कि साइंटिस्ट को ही जला के राख कर दूंगा, तो रिएक्शन कौन करेगा, साइंटिस्ट के फूफा जी, नहीं ना। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात इनके स्ट्रक्चरल पार्ट से, फिर एनसीईआरटी में ही एक बात दी गई है और ये आंसर अपने आप में खुद बता देती है, क्या आंसर बता देती है वो सुनिएगा। एनसीईआरटी ने खुद बात लिखी है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जाएंगे, इंडिकेट द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर। एनसीईआरटी ने सवाल में भी लिख दिया है, जवाब में तो लिखा ही लिखा है, सवाल में भी लिखा है, मतलब ये किससे बनता है, क्रोमाइट ओर से, और ये किससे बनता है, पाइरोल्यूसाइट ओर से, समझ रहे हो मेरी बात को। ये किससे बनता है, KMnO4 पाइरोल्यूसाइट से, और ये किससे बनता है, क्रोमाइट से, समझ रहे हो मेरी बात को। अब क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रोमाइट का होता है FeO.Cr2O3। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कैसे होते हैं। अगर हम बात करें ये क्रोमाइट और जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसा होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड। अब बहुत सारे मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में चर्चा की गई है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उससे पहले आप ये छापिए, इसके पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा छाप लीजिए। सवाल नहीं छापना है आपको, बस आपको क्या क्या छापना है इसके बारे में छापना है। यहां पे लिखो तो सही चाचा, वापस लिखो, एगो लाइन लिखो, मैग्नेट, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन हिंदी में लिख लो ये साइड में, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन के अंदर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मैग्नेट आयन के अंदर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मैग्नेट आयन के अंदर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो डीडी ट्रांजिशन शो करता है, इसलिए वो डीडी ट्रांजिशन शो करता है, इसलिए वो डीडी ट्रांजिशन शो करता है। मैग्नेट आयन के अंदर डी इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो डीडी ट्रांजिशन शो करता है। और चूंकि वो डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, चूंकि वो डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, चूंकि वो डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए 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 ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पहली बात ये भी बात नोट कर ली होगी फिर तो, ये वाला सवाल तो ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, घर पे कर लोगे, चलो ठीक है। यहां पे हाँ ये वाली बात लिख लो, ये नोट्स के अंदर लिख लो, लिख लिया था, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक पढ़ा दिया था, ये भी तब पढ़ा ही दिया होगा। ठीक है, हाँ ये बात थोड़ा सा ध्यान देना, वो मार्क कर लेना, वहां पे स्ट्रक्चर के अंदर ही मार्क कर लेना, ये वाला पॉइंट मार्क कर लेना, सवाल के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, सवाल बाद में भले ही लिख लेना, लेकिन ये पॉइंट स्ट्रक्चर के साइड में ही मार्क कर लो।
स्ट्रक्चर के साइड में ही मार्क कर लो कि p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, d ऑर्बिटल Mn का यूज हो रहा है। स्ट्रक्चर बनाया है जहां पे, वहीं पे लिख लो, या फिर दूसरे पेज पे लिखो, लिखो लिखो चलो। उसके अंदर लिखो MnO4 के अंदर, MnO4 के अंदर, MnO4 माइनस के अंदर p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है, एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज यूज होता है, एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज यूज होता है। p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ठीक है, आगे तो ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ क्रोमेट और डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट के बारे में ये बात लिख लेंगे, डाइक्रोमेट के बारे में कि CRO बॉन्ड Cr2O7 माइनस 2 के अंदर, Cr2O7 माइनस 2 के अंदर, Cr2O7 माइनस 2 के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ, सारी CRO बॉन्ड लेंथ, CRO बॉन्ड लेंथ, CR डैश O मतलब बॉन्ड बना के, CRO बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती, सेम नहीं होती, सेम नहीं होती, सेम नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं, और आगे सुनिएगा जरा गौर से इनके बारे में। इसके बारे में ये तो हो ही गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो ही जाएगा। आगे हम बात करते हैं। इस बात को बताने से पहले मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, पता है क्या? इन दोनों बातों को बताने से पहले मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि भाई KMnO4 K2Cr2O7 के स्ट्रक्चरल पार्ट को आपने जान लिया। अब दूसरा आते हैं इनके काम के ऊपर। काम क्या है इनका? तो दोनों के दोनों का काम क्या होता है, चाहे KMnO4 ले लो, चाहे क्या ले लो, K2Cr2O7 ले लो। क्या ले लो बोलो जल्दी? K2Cr2O7। KMnO4 ले लो या K2Cr2O7 ले लो, इनका काम क्या होता है? दोनों के दोनों सिंपल सी बात है, Mn की अगर हम बात करें तो Mn कितने में है? +7 में। और Cr कितने में है बोलो जल्दी? +6 में। अब देखो होता क्या है कि Mn कहां से कहां आना चाहता है, तो Mn आना चाहता है आपका, अगर मैं बात करूं, Mn +7 से कहां आना चाहता है? +2 में। कहां आना चाहता है बोलो जल्दी? +2 में। अब Cr कहां से कहां आना चाहता है? +3 में। अब Cr +3 का मतलब क्या है? तो VVT ये कहती है कि Mn+2 का मतलब क्या हुआ? Mn+2 का मतलब कन्फ्यूग्रेशन ये बनेगा AR, आगे क्या बन जाएगा? 3D5 4S0। क्या ये हाफ फील्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये मुझे बताओ। अब तुम हाफ फील्ड के केस में देखोगे तो एक चीज समझने की कोशिश करना, एक तो हाफ फील्ड बन रहा है। अब चाहे VVT से देखो, चाहे एक थ्योरी पढ़ाई जाएगी आगे, नाम होगा CFT कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो चाहे अगर आप VVT से देखेंगे, चाहे आप CFT, दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये हमेशा क्या बनाएगा? अगर हम आपसे बात करें तो ये हमेशा क्या बनाएगा? ये KMnO4 कैसा होता है? तो ये हाफ फील्ड होता है। और अगर हम बात करें Cr+3 का, तो बस इतना याद रखो, इसका कन्फ्यूग्रेशन होता है T2G3Eg0। T2G3Eg0, T2G3 बोले तो कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3। 3 कितने आते हैं? d ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? एक्सियल, और एक कौन सा होता है? नॉन एक्सियल। एक्सियल और नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल की जब अपन बात करते हैं तो d ऑर्बिटल कितने तरह के नजर आते हैं? एक नजर आता है एक्सियल, और एक कौन सा नजर आता है? नॉन एक्सियल। अब सुनना, एक्सियल किसे बोला जाता है? dx² माइनस y²। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो dz², इनको एक्सियल बोला जाता है। वहीं dxy, dyz और dzx, इनको क्या बोला जाता है? नॉन एक्सियल। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसमें कितने नॉन एक्सियल में ऑर्बिटल आ रहे हैं? 3। शब्द कितना आ रहा है? 1 2 3। तो इनको इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री की भाषा में इनको बोला जाता है T2G, और इनको क्या बोला जाता है? EG। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी? EG T2G। अब देखो T2G EG एकदम पहचानना मुश्किल नहीं है। कितने नॉन एक्सियल में आ रहे हैं? 3। शब्द कितने आ रहे हैं? 3। एक्सियल में कितने आ रहे हैं? 2। शब्द कितने आ रहे हैं? 2। तो अकॉर्डिंग टू CFT, T2G जो होता है नॉन एक्सियल एक्सियल, अकॉर्डिंग टू CFT के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आगे आएगी ये कोऑर्डिनेशन के अंदर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो कैसी होती है? इसको कहा जाता है, ये भी हाफ फील्ड है। ये भी कैसा है बोलो जल्दी? हाफ फील्ड। क्या होता है बोलो जल्दी? हाफ फील्ड।
ठीक है, अब दरअसल होता क्या है, सुनना, मैं तुम्हें बता दूं T2G3 उसको क्यों कहा गया। देखो, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, एक शब्द होता है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, मतलब इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। अब कोई भी लिगेंड आएगा इसके पास, कोई भी लिगेंड आएगा, सुनना, लोगों की नजर में ये इक्वल एनर्जी वाले हैं, ठीक है। अब कोई भी लिगेंड अगर आएगा तो उसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, और अपनी साथ में क्या होगी बोलो जल्दी, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रखता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो जैसे ही वो इसके करीब आएगा, लोगों की नजर में ये इक्वल है, लेकिन केमिस्ट्री वालों को पता है कि ये एक्सियल और नॉन एक्सियल में बटे हुए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब होता क्या है कि जैसे ही लिगेंड इनके करीब आता है, तो लिगेंड कैसा है, चार्ज पार्टिकल है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, चार्ज पार्टिकल। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इनके करीब आएगा, ये आपस में स्प्लिट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, स्प्लिट। एक्सियल वाला एकदम अलग हो जाएगा और नॉन एक्सियल वाला एकदम अलग हो जाएगा। अब किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक्सियल वाला अलग हो गया, नॉन एक्सियल वाला, एक्सियल वाले कौन से हैं, तो ये वाले एक्सियल हैं, और ये वाले कौन से हैं बोलो जल्दी, नॉन एक्सियल। क्या है बोलो जल्दी, नॉन एक्सियल। मैंने क्या बोला, दुनिया की नजर में ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी बराबर है, लोगों को लगता है कि इनकी एनर्जी बराबर है, लेकिन जैसे ही लिगेंड इनको अप्रोच करना शुरू करता है, तो लिगेंड के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो सकती है, तो वो क्या करता है, जैसे ही इनके करीब आता है, ये दोनों क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अलग होते हैं तो एक्सियल ऊपर भाग गया या नीचे भाग आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो लिगेंड कैसा है, अभी हम उसकी बात नहीं कर सकते। बस मैं तुमको ये समझा रहा हूं कि ये जो डीजेनरेट दिख रहा था ना, अब ये डीजेनरेट नहीं रहेगा, अब ये टूट के अलग हो जाएगा, एक्सियल अलग हो जाएगा, नॉन एक्सियल अलग हो जाएगा। तो नॉन एक्सियल वालों को केमिस्ट्री की भाषा में, स्पेक्ट्रोकेमिकल में T2G कहा गया है, और अगर हम बात करें एक्सियल वालों को क्या बोला जाता है, इजी बोला जाता है। तो अब सुनना जरा गौर से, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि ये हाफ फिल्ड होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि आपकी नजर में वो इक्वल है ना भाई। लेकिन लिगेंड आया जैसे ही, तुरंत वो कैसा हो जाएगा बोलो जल्दी, वो अलग हो जाएगा, और जैसे ही वो अलग होगा, अब आप मुझे बताइए, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कैसा होता है, हाफ फिल्ड होता है। इसीलिए Cr+6 से +3 आना चाहता है, और यही कारण है Mn+7 से +2 आना चाहता है। अब तू सोच के बता कि कोई अगर अपना पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहता है, तो वो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खाएगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये बता सोच के। खाएगा, मतलब ऑब्वियस है, ये +7 से +2 आने के लिए किसी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोल जल्दी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खाएगा। अब जिसका इलेक्ट्रॉन खा रहा है, मान ले भाई साहब का चार्ज है +1, ठीक है, और मैं इनका कितना इलेक्ट्रॉन खा जा रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन खा जा रहा हूं, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, मैं Mn+7 हूं, ठीक है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन खाया, मैं Mn+7 से कहां आया, +6, भाई साहब कहां गए, +2, अरे गए कि नहीं गए। अब एक और इलेक्ट्रॉन खाया, मैं कितने में आया, +5, भाई साहब कहां गए। एक और इलेक्ट्रॉन खाया, मैं +4 में, भाई साहब समझ रहे हो, यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है ना। इसके बाद से फिर एक और खाऊंगा अभी, तो अब कितने में आ गया मैं, +3, भाई साहब कितने में गए, +5, फिर एक और इलेक्ट्रॉन खाया, अब बोलो +2, और भाई साहब कितने में गए, फिर एक और इलेक्ट्रॉन खाया, अब बोलो, मतलब कुल मिला जुला के अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉन खा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कब खा पाऊंगा, जब मैं इनसे इलेक्ट्रॉन लूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इन भाई साहब का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि ये जिसका इलेक्ट्रॉन खाएगा, जिसका भी इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका क्या होगा बोलो जल्दी, उसका ऑक्सीडेशन। क्या होगा बोलो जल्दी, ऑक्सीडेशन। उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसके लिए ये कैसे दलाल का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग दलाल का। इसीलिए कहा जाता है KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए सामने वाले का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, K2Cr2O7 को +6 से +3 आना है, क्या इलेक्ट्रॉन खा के आ सकता है या इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ सकता है, इलेक्ट्रॉन खा के। अरे हाँ ना बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन इसको भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही खाएगा, मतलब कि सामने वाले का जिसका इलेक्ट्रॉन खा रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन, सामने वाले का क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, ऑक्सीडेशन। यानी ये दोनों के दोनों, ये दोनों भाई किसकी तरह काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करते हैं। अगर मान लो कोई +2 में है तो उसको क्या +4 में पटकने की ताकत है इनकी या है नहीं, ये बताओ मुझे। अगर कोई +1 में था तो कहां तक ले गए थे उसको, +3, +4, +5, +6, +7। यानी अगर मान लो कोई 0 में है तो 0 से -1 ले जाने का काम करेंगे या +1 ले जाने का।
अगर कोई -2 में है तो -2 से 0 लाने का काम करेंगे या फिर -3 में ले जाने का काम करें? 0, समझ रहे हो? अगर कोई +2 में है तो उसको +2 में ले जाएंगे या +3 में ले जाएंगे या +1 में ले जाएंगे? यानी कि ये दोनों लोग करेंगे क्या? बेसिकली ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन खाएंगे तो सामने वाले का पॉजिटिव बढ़ेगा या घटेगा, ये मुझे बता। पहले ये लाइन लिखो, KMnO4 and K2Cr2O7, KMnO4 and K2Cr2O7, KMnO4 and K2Cr2O7 both are तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोथ आर तगड़े माना जाता है भाई। ओजोनोलाइसिस के अंदर भी काम आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लिखो, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करते हैं, और ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करते हैं, और ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन मिलता है उससे। क्योंकि दोनों को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन मिलता है, क्योंकि दोनों को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन मिलता है, क्योंकि दोनों को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन मिलता है उससे। ठीक है, दोनों को क्या मिलता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। भाई +7 से +2 में, और भाई +6 से कहां आना चाहता है? +3 में। समझ रहा हो मेरी बात को? अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पे इनकी बात जब हम करते हैं तो ये जरा गौर से सुनो। पहले तो इसी सवाल से मैं तुम्हारा कई जवाब क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो यहां पे दिया गया है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 को किसके जरिए बनाया जाता है? तो देखो उसने क्या वर्ड लिखा, देखो एनसीईआरटी के सवाल के जरिए ही मैं पहले तुम्हारा जवाब क्लियर करता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। ये कहा है क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट ओर क्या होता है? तो क्रोमाइट ओर होता है आपका FeO.Cr2O3। अब इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे क्या पता चलता है कि भाई ये कैसे ऑक्साइड है? मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड है बोलो जल्दी? मिक्स्ड ऑक्साइड। अब एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसी फॉर्मेट में भी लिखा हुआ मिलेगा। अब एक काम करो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर एक बात तय है, हमने तो सुना है FeCr2O4 होगा। अरे तो गधा, हमने क्या लिखा है? हमने भी तो वही लिखा है, FeCr2O4 3 1 4 ही तो है। लेकिन मैं ये लिख के ऐसे बताना चाहता हूं ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। यानी कि ये किससे बनता है? क्रोमाइट और। एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में 8.26 है कि उसने लिखा है K2Cr2O7 का क्रोमाइट और से प्रिपरेशन बताइए। और KMnO4 किससे बनता है बोलो जल्दी? पाइरोल्यूसाइड। ये क्या होता है? MnO2। क्या होता है बोलो जल्दी? MnO2। ये होता है पाइरोल्यूसाइड। तो ये दो बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी की तो कोई बात मिस नहीं कर सकते। अब सवाल क्या बना लिया उसने कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2Cr2O7। अब बताओ यहां पे आंसर क्या जाएगा? देखो अगर आप ढंग से इसको देखो, इसको ढंग से अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? FeCr2O4। एक्चुअल में अगर हम तुमसे बात करें तो ये क्या है? FeO.Cr2O3। यही तो है, 3 1 4। ठीक है, Cr कितने हैं? 2, और आयरन कितना है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। दूसरे हाँ मतलब भाई ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या लिखता है? When MnO2 is heated with fused KOH। MnO2 को लेके अब फ्यूज्ड KOH में डालोगे तो क्या होगा? द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। एक बात बता, KOH कैसा मीडियम है? पहले ये मुझे बता। बेसिक मीडियम है। अगर मान ले तूने यहां पे क्या ले लिया? एयर ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया? कोई भी नाइट्रेट ले लो, KNO3 ले लो, NaNO3 ले लो। नाइट्रेट जो होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को कहा जाता है तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिखो पहले कॉपी के अंदर, दुनिया का कोई भी नाइट्रेट हो, 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 वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दुनिया का कोई भी नाइट्रेट हो, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दुनिया का कोई भी नाइट्रेट हो, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑब्वियस है, एक बात मुझे बताओ,
यहां पे एयर ले लिया, KNO3 ले लिया, या फिर NaNO3 ले लिया, कुछ भी ले लिया उसने। अब बात आती है मीडियम मैंने कैसा रखा, बेसिक। मैंने मीडियम कैसा रखा, बेसिक। अब ढंग से सुनना, Mn कितने में है बोलो जल्दी, +4 में। अब यहां से मैं इसको कहां तक ले जा सकता हूं, या तो +6, या तो कहां ले जा सकता हूं, +7। मेरे पास दो ऑप्शन यहां से खुलते हैं। क्या खुलते हैं कि या तो मैं इसको +6 में कन्वर्ट करूं, या तो मैं किस में कन्वर्ट करूं, +7। क्योंकि मैंने क्या ले रखा है, एयर लोगे तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि O2 है और N2 है। N2 जो होगा वो क्या करेगा, वो तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? N2 जो होगा वो तो क्या करेगा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से। पी ब्लॉक में ये लिखा गया है कि ड्यू टू एयर इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ गैसेस। O2 प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है, और भी सारे, लेकिन ये दोनों ज्यादा प्रेजेंट है। अब सुनना, N2 क्या है, N2 के अंदर है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू गोल्ड बुक ऑफ IUPAC ये कहा जाता है N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। कॉपी के अंदर लिखो, N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, मैं बता दे रहा हूं। N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक और बात लिखो उसके बाद, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत इनॉमरस अमाउंट में एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत इनॉमरस, लिख लेना, इनॉमरस नहीं स्पेलिंग आ रही है तो लिख लेना बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में O2 और N2 पाए जाते हैं। O2 और N2 पाए जाते हैं। O2 और N2 पाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में O2 और N2 पाए जाते हैं, और उनमें भी O2 रिएक्टिव होता है। O2 रिएक्टिव होता है, और उनमें भी O2 रिएक्टिव होता है, और उनमें भी O2 रिएक्टिव होता है। O2 क्या होता है बोलो जल्दी, रिएक्टिव। अब रिएक्टिव है O2 कितने में है बताना जरा। अगर मैं आपसे बात करूं O2 0 में है, लेकिन ऑक्सीजन का सपना शुरू से क्या था, कहता था तगड़े घराने का एलिमेंट हूं साहब, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेरी, अच्छे खानदान का हूं, सर पे नेगेटिव रखना पसंद करता हूं। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा, खाएगा। और ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। अब छोड़ के ये कहां जा सकते हैं, इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये +6 में जाए, या तो ये +7 में जाए। अब ये कौन डिसाइड करेगा, मीडियम बैठा हुआ डिसाइड करेगा। मीडियम कैसा है, बेसिक में मैग्नेट बनता है या पर मैग्नेट बनता है, ये बताओ कैसा बनता है, मैग्नेट या पर मैग्नेट। मैप जीपी, मैग्नेट एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, मैग्नेट एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन से पर्पल, हाँ है ना। तो मैग्नेट आयन बताओ, बेसिक मीडियम पूछा गया है, तो मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में तो रिएक्टिव बन जाता है, बेसिक मीडियम में कैसा होता है, रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। यानी कि बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, ये मुझे बताओ क्या बनेगा, पर मैग्नेट या मैग्नेट, मैग्नेट या पर मैग्नेट, मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट। क्योंकि फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, मैग्नेट, फिर से वही बात को पकड़ो, मैग्नेट एसिडिक मीडियम दोगे तो पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैग्नेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं है, इसीलिए तो वो पर मैग्नेट बना रहा है। जबकि पर मैग्नेट बेसिक मीडियम में मैग्नेट बना रहा है। मैग्नेट कौन से मीडियम में बन रहा है, बेसिक। मतलब मैग्नेट स्टेबल कहां है, बेसिक मीडियम में। तो लिखो, ये भी लाइन लिखो, मैग्नेट इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम।
Magnet is stable in basic medium. 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 अब देखो यहां पे तो बेसिक मीडियम आपने लिया, तो बताओ अब क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा या पर मैग्नेट बनेगा? मैग्नेट बनेगा या पर मैग्नेट? स्पार्क नहीं हुआ, कल ऐसे ही क्लास में हो गया था, इसीलिए बोर्ड गया है वापस। पढ़ाते पढ़ाते अचीवर की क्लास में स्पार्क हो गया ओबीएससी। अब उसमें पढ़ा कि टॉपिक क्या चल रहा था, कंडक्टर, अला उसी मूवमेंट पे हो गया यार। तो यहां पे क्या बनेगा बोलो जल्दी, K2MnO4। क्या बनेगा बोलो जल्दी, K2MnO4। अब देखो इसके ऊपर सवाल कैसे बनाएगा वो सवाल, यहां पे देखना। When MnO2 is heated with, क्या बोला गया, फ्यूज्ड KOH। ये एनसीईआरटी की लाइन है अगर आप ढंग से देखोगे तो। When MnO2 is heated with fused KOH, then the product is obtained। क्या आपका KMnO4 बनता है, क्या आपका MnO2 बनता है, क्या आपका K2MnO4 ग्रीन बनता है, या फिर Mn2O3 ब्राउन बनता है? आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K2MnO4। क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, K2MnO4। अगर हम यहां पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, K2MnO4 ग्रीन। अब एक चीज और मैं तुमको बता रहा हूं, दरअसल ये सवाल एक सवाल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये सवाल 3 सवाल की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कभी अगर तुमसे Mn2O3 का कलर पूछ ले तो ये कैसा होता है, ब्राउन। अगर MnO2 की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, ब्लैक। और KMnO4 कैसा होता है, पर्पल। कैसा होता है, पर्पल। अब देखो दो तरीके के मेथड आते हैं। अब यहां के बाद आखिर हम KMnO4 अगर मुझे बनाना है, क्या बनाना है बोलो जल्दी, KMnO4 बनाना है। क्या बनाना है, KMnO4। बताओ ये मैग्नेट आयन मेरे पास आ चुका है या नहीं आ चुका है? मैग्नेट आयन कौन से मीडियम में स्टेबल है? तो यहां पे +4 से +6 ही क्यों आए? क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि +4 से सर आप +6 ही क्यों आए? आपके पास ऑप्शन था +7 जाने का, आप क्यों नहीं गए? आप कह रहे हो कि एयर एक, आप कह रहे हो कि NO3 हुआ, NaNO3 तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो +4 से +6 पे गाड़ी क्यों रोक दे रहा है, +7 में क्यों नहीं ले जा रहा है? क्योंकि भाई ये बात कौन डिसाइड करेगा, मीडियम। अगर मीडियम यहां पे QH नहीं होता, अब यही बात मैं तुमको बता रहा हूं, आधे लोग नहीं क्लियर होते हैं। अगर हम बात करें MnO2 के साथ मीडियम एसिडिक रख दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4 में। हम एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं बेसिक मीडियम है, पहले हम उसको पर मैग्नेट को पहले मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे देन पर मैग्नेट में। नहीं भाई, वो एनसीईआरटी ने लिखा है कि व्हेन फ्यूज्ड विद KOH, और KOH में बेसिक मीडियम में आपका मैग्नेट स्टेबल है, इसलिए हमने मैग्नेट पहले बनाया। अब मुझे इस मैग्नेट से क्या चाहिए बोलो जल्दी, पर मैग्नेट। क्या चाहिए बोलो जल्दी, पर मैग्नेट। अब बताओ मैग्नेट मेरे पास है, मैग्नेट मेरे पास है, पर मैग्नेट मुझे बनाना है, मीडियम कैसा रखूं? अगर अब यहां से मैं मीडियम कैसा रखता हूं, एसिडिक, तो मैग्नेट जो है, मैग्नेट जो है, मैंने आपको बोला मैग्नेट जो है एसिडिक मीडियम के अंदर, कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट। ये किस कलर का था बताना जरा, ग्रीन। किस कलर का था, ग्रीन। और ये किस कलर का हो जाएगा, पर्पल। किस कलर का हो जाएगा, पर्पल। तो वैसे तो इसके नाम से ही पता चल जाता है पर्पल, समझ रहा हूं मेरी बात को, ये कैसा हो जाता है, पर्पल। तो ये चीज समझना। अब बात आती है इंडस्ट्रियल, इसके अंदर हमें बनाना है, कैसे बनाए? तो देखो दो मेथड है, एक तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा वो आराम से बना लेगा, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे बनाएगा। दो तरह की इंडस्ट्रीज चलती हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पे, अगली लाइन एनसीईआरटी ने नीचे लिखी है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है। अब कैसे बनाए? तो भैया देखो K2MnO4 आपने लिया, तो K2MnO4 को अगर इंडस्ट्रियली आपके पास बहुत पैसा है तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइए उसकी, मतलब कि आप कैथोड ले आइए, एनोड ले आइए, ग्रेफाइट रॉड ले आइए, कंडक्टर बनाइए और बढ़िया तरीके से आप इसको कन्वर्ट कीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप किसके साथ जा सकते हैं बोलिए जल्दी, इलेक्ट्रोलाइसिस। किसके साथ जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन ये कंडीशन कब की है, जब आप बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर आप भिखारी हैं तो ओजोन का उपयोग कीजिए। तो आप किसका उपयोग कीजिए, क्लोरीन का उपयोग कीजिए, या किसी भी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग कीजिए जो किसकी तरह काम करता है, स्यूडो हैलाइड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्यूडो हैलाइड। तो अगर मान लीजिए आप अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप किसके साथ जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर आप भिखारी हैं तो आप किसके साथ जाइए, O3 या Cl2 के साथ। ठीक है, ये भिखारी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पहचान है, और ये किसकी पहचान है बोलिए जल्दी, अमीर वाले की। तो ये बात होती है। अब याद क्या रखना है आपको, याद ये वाली पॉइंट रखना है, ठीक है, कि मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में हम पर मैग्नेट में बदल सकते हैं, ग्रीन से कौन से कलर में बोलो जल्दी, पर्पल कलर में। अब बात आती है क्रोमाइट और क्या है, तो क्रोमाइट और है FeOCl2O3 जो कि कैसा होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं।
सर इस बात का क्या प्रूफ है कि दोनों के दोनों एक तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आपने कहा कि इस बात का क्या प्रूफ है? मेरे भाई दुनिया में जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दुनिया में जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनको जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा? वहां पे हीट करने पे वो क्या रिलीज करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? बोलो जल्दी। O2 रिलीज करते हैं। तो पहला ये है कि पहला थ्योरी इस बात को सपोर्ट करती है कि वो एक तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा कौन सपोर्ट करता है? तो दोनों के अंदर इफेक्ट ऑफ हीटिंग के बारे में लिखा गया। इफेक्ट ऑफ हीटिंग अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों के अंदर जब हीट करते हैं K2Cr2O7 को तो भी O2 आता है, और KMnO4 को हीट करते हैं तो भी O2 आता है। और मैंने अभी कहा आपसे कि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? O2 प्रेजेंट है और N2 प्रेजेंट है। N2 कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है? इनर्ट। लेकिन O2 की अगर हम बात करें तो O2 है कितने में? 0 में। और O2 का सपना हमेशा से कहां रहा है? O का सपना कि O से -2 में जाना है। अरे हाँ ना बोलो भाई। O2 का सपना रहा है कितने में जाना है? -2 में। तो याद रखिए कि आप मुझे एक चीज सोच के बताइए कि O जब -2 में जाना चाहता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो इस बात के दो एविडेंस लिखती है एनसीईआरटी। पहला तो उसका स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन, और दूसरा इफेक्ट ऑफ हीटिंग की रिएक्शन जो कि पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूं, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में पूछे गए हैं। एक ऑप्शन नंबर पहला बन गया था, एक ऑप्शन नंबर चौथा बन गया था। तो याद रखिएगा दो एविडेंस हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि KMnO4 और K2Cr2O7 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन बताइए। पहली चीज थ्योरीज इस बात को सपोर्ट करती हैं। दूसरी चीज इफेक्ट ऑफ हीटिंग इस बात को सपोर्ट करता है कि वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं? तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब देखो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि मान लो दोनों तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ये एक चीज सोच के बताना है यहां पे। सबसे पहली चीज यहां पे सोच के बताना। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल मेरा ये है कि भैया देखो यहां पे इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना पहली बात क्या इंपॉर्टेंट है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहां है? तो ये कौन से मीडियम के अंदर है? बोलो जल्दी। एसिडिक मीडियम के अंदर। कौन से मीडियम के अंदर है? एसिडिक। क्या न्यूट्रल में? नहीं है। क्या अगर हम बात करें कि इस बात को बताइए कि न्यूट्रल के अलावा अगर आप बात करेंगे कि अल्कालाइन मीडियम में? नहीं है ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात करता हूं इसके बारे में, किसके बारे में बात करता हूं? ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं KMnO4 के बारे में, किसके बारे में बात करता हूं? KMnO4 के बारे में। तो KMnO4 के बारे में एनसीईआरटी ने एक बात बहुत क्लियर लिखी है कि भाई मीडियम अगर आप चाहे कैसा भी ले लें, चाहे आप वीक अल्कालाइन ले लें, चाहे आप मीडियम कैसा ले लें, न्यूट्रल ले लें, वीक अल्कालाइन लेते हैं, या फिर मीडियम कैसा लेते हैं? न्यूट्रल लेते हैं, या फिर मीडियम कैसा लेते हैं? एसिडिक। को किसी भी तरह का तीनों के अंदर अगर हम बात करें, तीनों के अंदर ये मुझे बताइए, तीनों के अंदर क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा? तो जवाब है हाँ करेगा। लेकिन K2Cr2O7 कौन से मीडियम में सिर्फ काम करेगा? ओनली इन एसिडिक मीडियम। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4 और K2Cr2O7? कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? KMnO4। पहली चीज अगर हम बात करें KMnO4, इस बात का भी एविडेंस कहां से आता है? उसी थ्योरी से आता है। इधर देखिए, आप एक बात बताइए, पहली चीज मुझे बताइएगा, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ने कहा कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दोनों का मानना है कि दोनों O2 देते हैं, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में कौन है और उसका लॉजिक क्या है? तो आंसर क्या होगा कि KMnO4 क्यों है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पहला रीजन कि दो थ्योरी मिलकर यह कह रही है कि KMnO4 एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एक थ्योरी मिलकर यह कह रही है यह बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप बताइए मुझे कि यहां दोनों में अगर हम बात करें, दोनों में कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? KMnO4 हुआ। दूसरी बात आप मुझे सोच के बताइएगा, अभी मैंने आपको क्या बात बोली? एक मिनट, यहां पे क्या बात बोली? हाँ, कि ये कौन से मीडियम में केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है? एसिडिक। और ये कौन से मीडियम में काम कर रहा है? वीक, न्यूट्रल या एसिडिक, तीनों मीडियम में। तो अब मुझे बताइए ये बेहतर हुआ या वो बेहतर हुआ? जो तीनों मीडियम में काम कर रहा है वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो एक मीडियम में काम कर रहा है वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग? तो तीनों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, यहां पे अगर हम आपसे बात करते हैं कि दोनों में बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो कौन होता है? KMnO4। KMnO4 इज बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7। ठीक है, KMnO4 K2Cr2O7। तीसरी बात से भी एक्सप्लेन होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से।
तीन बातें इस बात को सपोर्ट करेंगी। ये सारे मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये केवल और केवल एसिडिक मीडियम में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? दोनों काम करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों में बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। लॉजिक नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, हाँ अच्छा लॉगिन करना है, एक मिनट बस देता हूं। अगर हम बात करते हैं, पहला लॉजिक ये है कि यहां पे दो थ्योरी मिलकर सपोर्ट कर रही हैं, वहां पे उसको सिर्फ एक थ्योरी सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात लॉजिक क्या है कि भैया KMnO4 किसी भी मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, लेकिन K2Cr2O7 कि सारे मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। इस बात पे हम चर्चा और करेंगे आगे चल के, ठीक है? आगे चल के और चर्चा करेंगे। यहां से मैं हटा दे रहा हूं, आगे आएंगे तो फिर क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।